Next, the use of Bucky diagram is for reducing the scattered radiation dose. ठीक है. The grids are manufactured with a varying number of line pairs of absorbers and radiolucent spaces per inch. Grids with 80 or more line pairs per inch do show objectionable grid lines on the image. The ratio of the grid thickness to grid width ratio of the translucent spacer is known as grid ratio. ठीक है. थिकनेस टू विड्थ रेशियो ट्रांसलूसेंट स्पेसर की ग्रिड रेशियो होती है. द हायर द ग्रिड रेशियो द मोर इफेक्टिवली द स्कैटर्ड रेडिएशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सरे बीम. ग्रिड्स आर प्रेफर्ड विद अ रेशियो ऑफ 8 to 10. ठीक है. फॉर एन आइडियलिस्टिक बिहेवियर, उतनी जो रेडिएशन है स्कैटर्ड उसको रोकने के लिए इतनी ग्रिड की रेशियो होनी चाहिए, 8 से 10 होनी चाहिए. द इमेज ऑफ द रेडियोलुसेंट ग्रिड लाइन्स ऑन द फिल्म कैन बी डिलीटेड बाय रिमूविंग द ग्रिड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रिड लाइन्स बट नॉट बाय मूविंग द सब्जेक्ट और फिल्म. या सब्जेक्ट और फिल्म हमें मूव नहीं करनी पड़ती अगर हमें ग्रिड लाइन निकालनी है. तो हम सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन में जो ग्रिड है उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में उसका जो एक्सपोजर हुआ है ड्यूरिंग एक्सपोजर उसे रिमूव करके परपेंडिकुलर लाइंस को रिमूव कर सकते हैं. दिस हैज़ इफेक्ट ऑन ब्लरिंग आउट ऑफ द रेडियोलुसेंट लाइंस एंड अलाउइंग अ मोर यूनिफॉर्म एक्सपोजर. दिस यूनिफॉर्म movement does not interfere with the absorption of scattered photons. The apparatus for moving the grid is called as Bucky apparatus. ठीक है. जो ग्रिड है उसको मूव करने के लिए जो apparatus यूज़ किया जाता है that is used as Bucky apparatus. Next question to related to this, only bucket grid is how much? Bucky grid जो होती है वो 8 से 10 होती है as in जो ideal हमें required होती है. Grid ratio is the ratio of grid thickness to grid width जो कि 8 से 10 होनी चाहिए. Higher the grid ratio leads to more effective removal of the scattered radiation. ठीक है. जितनी ज़्यादा grid ratio होगी उतना ज़्यादा effective scattered radiation जो है वो removal होगा. Also note that the grid function is to reduce the amount of scattered radiation that is exiting the subject. जो subject से exit कर रही है और film के ऊपर पड़ रही है, उस scattered radiation का जो amount of scattered radiation है वो grid जो है उसको reduce करता है. Objectionable grid lines on the image are not shown if the grid is with 80 or more lines per inch. ठीक है. हर एक इंच में अगर 80 से ज़्यादा लाइन्स होंगी पर स्क्वायर इंच तो हमारे पास ग्रिड जो है वो ऑब्जेक्शनेबल लाइन ग्रिड लाइन शो नहीं करता है. Apparatus for moving the grid is known as Bucky apparatus. Most often used grids are focused grids. Next, which is not true about the supra-bony pockets? Supra-bony pockets, they are coronal to crest of alveolar bone. Coronal to crest of alveolar bone. True statements के बारे में बात कर रहे हैं पहले. ठीक है. Next, supra-bony pocket is horizontal, has having a horizontal direction of transeptal fibers. Transeptal fibers की horizontal direction होती है. There is a horizontal bone loss in supra-bony pocket. ठीक है. जो गलत statement है कि horizontal जो bone loss होता है सुप्राबोनी पॉकेट में होता है. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि ऑब्लिक डायरेक्शन ऑफ ट्रांसेप्टल फाइबर्स होती है बट द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ट्रांसेप्टल फाइबर्स. तो ऑब्लिक डायरेक्शन वाला जो ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग. लेट्स कंपेयर द पॉकेट टाइप्स. सबसे पहले है सुप्राबोनी एंड नेक्स्ट इज इंफ्राबोनी. पॉकेट बेस. ऑन द बेसिस ऑफ पॉकेट बेस इन सुप्राबोनी pocket base is coronal to the level of crest of alveolar bone. Coronal to the level of crest of alveolar bone. Alveolar bone से ऊपर जो है हमारे पास सुप्राबोनी पॉकेट प्रेजेंट होती है. बोन लॉस सुप्राबोनी में हॉरिजॉन्टल होता है. ट्रांसेप्टल फाइबर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं. ट्रांसेप्टल फाइबर्स इन सुप्राबोनी पॉकेट आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स आर नॉर्मली हॉरिजॉन्टल and they could be horizontal to oblique on the course of facial and lingual surfaces between tooth and bone. ठीक है. जब फेशियल और लिंगुअल सरफेस के बीच में एक कोर्स बनता है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वो फाइबर्स जो हैं वो ऑब्लिक होते जाते हैं इन द सुप्राबोनी पॉकेट. ये सारा सुप्राबोनी पॉकेट की बात की है. नेक्स्ट इज इंफ्राबोनी पॉकेट. इसमें पॉकेट बेस जो होता है दैट इज अपाइकल टू द लेवल ऑफ क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर बोन. जहाँ पे क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर बोन होती है उसके नीचे हमारे पास इंफ्राबोनी पॉकेट बन चुकी होती है, मतलब वो भी इन्वॉल्व हो चुकी होती है. मतलब यहाँ पे वर्टिकल बोन लॉस हो रहा होगा. ठीक है. एंड द ट्रांसेप्टल फाइबर्स दे आर अरेंज्ड इन अ ऑब्लिक डायरेक्शन. अरेंज इन अ ऑब्लिक डायरेक्शन इन द इंफ्राबोनी पॉकेट. पेरियोडोंटल लिगामेंट ऑब्लिकर एंगुलर कोर्स ऑफ फेशियल एंड लिंगुअल टूथ टू बोन सरफेसेस. ठीक है.
ऑब्लिगर एंगुलर कोर्स होता है इसमें पेरिडोंटल फाइबर्स का और ट्रांसेप्टल फाइबर्स का। नेक्स्ट, एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। देखो, एग्रेसिव पेरिडोंटिस में रेशियल प्रीडोमिनेंस होती है, अर्ली एज ऑफ ऑनसेट होती है, अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल होगा, कोई प्लाक नहीं होगा, कोई कैलकुलस ज़्यादा नहीं होगा और ब्रशिंग हैबिट्स भी गुड होंगी। ठीक है, ज़्यादा इजीली फीमेल्स में ट्रिगर हो जाता है। जो गलत ऑप्शन है, इट इज़ ड्यू टू अनऑल्टर्ड होस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस में होस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो अनऑल्टर्ड नहीं रहता है, होस्ट का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, इट इज़ रिड्यूस्ड, इसीलिए पेरिडोंटाइटिस जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है। Note, the primary features of aggressive periodontitis are non-contributory medical history, rapid attachment loss and bone destruction, familial aggregation of cases. Other features include absence of significant systemic conditions, otherwise healthy subject, lack of consistency between the clinically visible bacterial deposits and severity of periodontal breakdown. मतलब clinically visible bacteria बहुत कम होंगे लेकिन periodontal breakdown comparison में बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। Age of onset is usually in 20 to 40 years of age. Immunological differences are there. ठीक है, immunological alteration is there in the patient. Altered host immune response हो जाता है, mostly it is decreased. Racial influence is found in this aggressive periodontitis disease. Next, which among the following is true? Apexum is a non-surgical way of periapical surgery. APEXUM, it is a non-surgical way of periapical surgery. Apexum procedure is a non-surgical way, that is minimally invasive way of periapical surgery. Periapically chronically inflamed tissues, they are removed without the surgery through root canal access. That is known as apexum procedure. देखो, apexum जो है वो RCT नहीं होती है। ठीक है, एपेक्सम इज जस्ट एन एडजंक्ट टू आरसीटी। एपेक्सम में सिर्फ हम इन्फेक्टेड जो टिश्यू है बियॉन्ड द रूट एपेक्स पेरिएपाइकल टिश्यू उसको रिमूव करते हैं। स्पेशल एपेक्सम इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड दैट एक्सटेंड आउटसाइड द पाइकल फोरामिना फॉर रिमूविंग दिस इन्फेक्टेड टिश्यू outside the apical foramina. Main goal is immediate reduction of the periapical inflammation and pain, and it is usually done along or before RCT, and it is not a complete replacement therapy. RCT is the final treatment. ठीक है, लेकिन RCT एपेक्सम नहीं है। एपेक्सम में कोई हम जो RCT रूट कैनाल को एक्सेस करने के लिए कोई भी फ्लैप रेज नहीं करते हैं, बट बेसिकली इंटरनल रूट का जो स्ट्रक्चर है उसी के थ्रू जाके एपेक्सम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम इस पेरिएपाइकल टिश्यू को रिमूव करते हैं, इन्फेक्टेड पेरिएपाइकल टिश्यू को। नेक्स्ट, फॉर रिमूवल ऑफ द गट्टा पर्चा पोस्ट और स्पेस प्रिपरेशन द RPM शुड बी हाउ मच? RPM जो होती है रोटेशन पर मिनट ऑफ द प्रोफाइल, दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 500, दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, प्रोफाइल यूज्ड इज़ 130 to 300 रोटेशंस पर मिनट फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एंडोडोंटिक यूजेस। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा ऑप्शन ही हमें 500 दिया था, तो वी आर गोइंग विद 500। ठीक है, लेकिन 150 से 300 इज़ एनफ फॉर रिमूवल ऑफ गट्टा पर्चा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हीथरसे क्लासिफिकेशन, HEITHER wise classification of root resorption, invasive cervical resorption with large resorption in the coronal dentine which does not extend to radicular dentine in falls in which class? तो वो फॉल करती क्लास 2 के अंदर। These are the images of Heath-Hershey classification of invasive cervical resorption. ठीक है, क्लास 1 इज दिस वन, बहुत ही कम सर्वाइकल रिजॉर्प्शन हुआ होगा, दैट टू इन द कॉर्नल पोर्शन ऑफ द टूथ, और कॉर्नल डेंटिन ही ज़्यादातर इन्वॉल्व हुई होगी, रेडिकुलर इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई है। इसमें भी इतना रहता है लेकिन लीजन इज़ स्लाइटली लार्जर, कॉर्नल जो है वो ज़्यादा एडवांस हो गया। जो क्लास 3 होता है उसमें कॉर्नल के साथ साथ रेडिकुलर डेंटिन भी इन्वॉल्व हो गया था, और क्लास 4 में कॉर्नल रेडिकुलर डेंटिन इन्वॉल्व होने के साथ साथ एसेसरी कैनाल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एसेसरी फोरामेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं रूट सीमेंटम के अंदर। नेक्स्ट, ट्रू फॉर कैरोटिड बॉडी ट्यूमर इज व्हाट? देखो, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर दे सिक्रीट कैटेकोलामाइंस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, दे सिक्रीट कैटेकोलामाइंस। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर और कीमोडेक्टोमा और पैरागैंग्लियोमा, इट डेवलप्स विद इन द एडवेंटिशिया ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कैरोटिड बाइफर्केशन इन अ कैरोटिड पोस्टीरियर ट्रायंगल। जो पोस्टीरियर ट्रायंगल में कैरोटिड बाइफर्केशन होती है वहाँ पे एडवेंटिशिया के बीच में ये कैरोटिड डेक्टोमा या फिर कैरोटिड बॉडी ट्यूमर डेवलप करता है। सेकंड, इट मे बी हेरिडिटरी एंड मे बी अ पार्ट ऑफ जेनेटिक सिंड्रोम सच एज वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम। वॉन
हिप्पल HIPPEL, लिंडाउ LINDAU सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, ये पूरा नाम इसका वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, जिसको वॉन रेकलिंग हॉजन डिजीज़ भी बोलते हैं, वॉन रेकलिन हॉजन डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सीन इन MEN मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियाज 2A एंड मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियाज 2B, ठीक है। इट शोज अ टिपिकल साल एंड पेपर फ्लो, कैसा अपीयरेंस होता है, साल एंड पेपर फ्लो ऑन MR इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में साल और पेपर फ्लो अपीयरेंस आती है। शैम्बलिन क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू क्लासिफाई द ट्यूमर बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ ट्यूमर विद द कैरोटिड वेसल्स। शैम्बलिन classification is used to classify the tumor based upon the relationship of the tumor between the carotid vessels. H&E staining, ठीक है, is used to show Zellbalin growth, ठीक है। H&E staining, hematoxylin staining जो है वो Zellbalin की ग्रोथ को शो करने के लिए यूज़ होती है। It is treated either with surgery and either with radiotherapy or both. Next, what are the advantages of infrabulge clasp? Infrabulge clasp जो है it provides no tipping of abutment, जो टिपिंग फोर्सेस होते हैं उनको रिमूव करवा देता है या फिर काउंटर करवा देता है infrabulge clasp. Advantages related to infrabulge clasp are it is more aesthetic due to its interproximal location. There is more retention without tipping action on the abutment tooth, and as it is more proximal to the denture border, their accidental distortion is very less. Accidental distortion बहुत कम होती है in the infrabulge area. Next, large periapical lesion with independent pocketing comes under which category of Kim and Kratchman classification of periradicular lesion microsurgical endodontic cases, ठीक है। तो ये आती है under class D, Kim and Kratchman classification. Let's discuss the Kim and Kratchman classification of periradicular lesion of microsurgical endodontic cases. Class A includes healthy tooth, ठीक है, ऐसा दांत जिसमें कोई भी लीजन नहीं है वहाँ पे क्लास ए बोलते हैं उसको। देयर इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर हीलिंग विदाउट एनी बोन ग्राफ्टिंग। क्लास बी, इट्स स्मॉल पेरीअपाइकल लीजन इज देयर इज़ फेवरेबल सिचुएशन फॉर हीलिंग विदाउट एनी बोन ग्राफ्टिंग बट एडिक्वेट क्लेंजिंग एंड रिमूवल ऑफ द इन्फेक्शियस टिश्यू इज रिक्वायर्ड। क्लास सी, किंग ये जो क्रैचमैन वाली क्लासिफिकेशन है, किम एंड क्रैचमैन क्लासिफिकेशन क्लास सी, इसमें लार्ज पेरीपाइकल लीजन आ जाता है क्लास सी में, लार्ज पेरीपाइकल लीजन विदाउट एनी पेरियोडोंटल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब तक पेरियोडोंटल कम्युनिकेशन नहीं है तब तक वी विल से इट इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर हीलिंग विदाउट एनी बोन ग्राफ्टिंग। क्लास डी, लार्ज पेरीपाइकल लीजन लेकिन अब इंडिपेंडेंट पेरियोडोंटल कम्युनिकेशन बन चुका है, इंडिपेंडेंट पेरियोडोंटल कम्युनिकेशन इज नीडेड, सिचुएशन विद पुअर और गार्डेड प्रोग्नोसिस। क्लास डी जो है वो पुअर या गार्डेड प्रोग्नोसिस का होता है, प्लस इसमें ग्राफ्टिंग की नीड होती है, देयर इज़ अ नीड फॉर ग्राफ्टिंग। Next is class E. Class E is endodontic periodontal communication to the apex. Endodontic endoperio lesion बन चुका होता है क्लास E में, ठीक है। endoperio lesion class E. Situation is having poor or guarded prognosis and needs grafting. Class F. There is a apical lesion with complete buccal loss of bone. Apical lesion है class F और बक्कल बोन जो है वो पूरी तरह से जा चुकी है, लॉस हो चुकी है। सो सिचुएशन इज़ विद द पुअर गार्डेड प्रोग्नोसिस, इसमें भी नीड ऑफ ग्राफ्टिंग इज़ देयर, ठीक है। नीड ऑफ ग्राफ्टिंग हमारे पास जो है वो क्लास डी से शुरू हो जाती है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट पेरियोडोंटल कम्युनिकेशन बन गया वहाँ पे नीड ऑफ ग्राफ्टिंग जो है शुरू हो जाती है। ऑल्सो नो दैट इफ द पेरीरेडिकुलर लीजन इज़ मोर देन 15 mm इन डायमीटर, अगर पेरीरेडिकुलर लीजन जो है वो 15 mm से ज़्यादा होता है, सो वी कैन से दैट इट इज़ रिलेटेड टू पुअरर प्रोग्नोसिस, तो उसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो पुअरर होती है, तो वहाँ पे ग्राफ्टिंग का रोल जो है वो रहेगा, लेकिन फिर भी प्रोग्नोसिस इज़ पुअर। नेक्स्ट, RPM फॉर कार्बाइड बर इज़ हाउ मच, ठीक है। रोटेशन पर मिनट कार्बाइड बर के लिए होती है 25,000 RPM, जो एयर रोटर जो यूज़ करता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 25,000 RPM। These are direct lines from the book. That plain cut and spiral fluted tungsten carbide burrs, they operate at about 25,000 RPM in an air rotor. Next, which of the following lesion can be confused with the benign lesion histologically? तो इसमें हमारे पास है वेरुकस कार्सिनोमा आंसर, ठीक है। आंसर इज वेरुकस कार्सिनोमा। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो लेंटिगो मैलिग्ना दिया हुआ है, बेसल सेल कार्सिनोमा दिया हुआ है, लिम्फ एपिथेलियोमा दिया हुआ है। जो लेंटिगो मैलिग्ना है, बेसल सेल कार्सिनोमा, लिम्फ एपिथेलियोमा है, वो पूरे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स दिखाते हैं जो कि कैंसरस कंडीशन या फिर मैलिग्नेंट कंडीशन के होते हैं। सिर्फ एक वेरुकस कार्सिनोमा ही है जो
जिसका मोड ऑफ ग्रोथ और डिस्प्लेजिया कंटेंट जो है वो इनफ्रीक्वेंट होता है. देयर इज एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है, इन वेरुकस कार्सिनोमा, सो इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. क्योंकि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में टोटल एटिपिया वाले फीचर्स आते हैं, ठीक है, सेलुलर एटिपिया वाले पूरे फीचर्स आते हैं, लेकिन वेरुकस कार्सिनोमा में पूरे हिस्टोलॉजिकली जो एटिपिया वाले या कैंसर सेल वाले फीचर्स होते हैं वो नहीं आते. देयरफॉर इट कुड बी कंफ्यूज्ड एज अ बेनाइन लीजन, बट इट इज स्टिल अ मैलिग्नेंट लीजन. द मैलिग्नेंट फीचर्स आर इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, मोड ऑफ ग्रोथ इज इनफ्रीक्वेंट. कभी मोड ऑफ ग्रोथ इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है. मैलिग्नेंट फीचर्स ये ज़रूरी नहीं है दिखाई देंगे, लेकिन ये एक मैलिग्नेंट कंडीशन है वेरुकस कार्सिनोमा, बट इट इज़ sometimes histologically confused as benign condition. Next, all are indicators of health except first indicator of health is poor nutritional status. Second indicator of health is socio-economic status. Third indicator of health is mortality rate. All right. See, indicators are those variables which help in measuring the changes of a disease. ठीक है, तो हेल्थ को जो चेंज मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कोई डायरेक्ट मेजर नहीं है हेल्थ को चेक करने का, बट इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ केयर इंडिकेशन इन सम पीपल. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ टेकन एज अ हेल्थ इंडिकेटर. इसके चेक करने के लिए वी यूज़ सुलिवान्स इंडेक्स. ठीक है, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी. सुलिवान इंडेक्स का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो कितनी लाइफ उसकी फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी रह रही है वो होता है. सेकेंड इज़ हेल, HALE, दैट इज़ हेल्थ adjusted life expectancy. Health adjusted life expectancy. तीसरा है DALY, DALY, that is disability adjusted life year. Life year, YEAR. Next, which of the following is the use of Fishman index? Fishman index skeletal maturity indicator होता है एक हिसाब से. ठीक है, Keonord, that's KEONORD, S. Fishman, he made a system for skeletal maturation evaluation in 1982. ठीक है, 1982 में एक सिस्टम बनाया जो कि skeletal maturation evaluation को काउंट करता है, ठीक है, या फिर उसे असेस करता है. He used anatomical sites that is thumb, third finger, fifth finger and radius. Thumb, third finger, fifth finger and radius, 4 fingers ने यूज़ करी. एंड फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ बोन मैच्योरेशन गिवन बाय फिशरमैन सिस्टम ऑफ इंटरप्रिटेशन. पहला है एपिफाइसिस इक्वल टू द विड्थ ऑफ डायाफाइसिस, तो मतलब उसकी ग्रोथ हो चुकी है. सेकेंड आता है अपीयरेंस ऑफ अडक्टर सिस्मोइड ऑफ द थंब, दैट इज ग्रोथ इज सेस्टेड और कंप्लीटेड. थर्ड इज कैपिंग ऑफ एपिफाइसिस इज देयर एंड फोर्थ इज फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस. चारों चीज़ें एपिफाइसिस के साथ रिलेटेड हैं थोड़ी थोड़ी. सबसे पहले एपिफाइसिस इक्वल टू डायाफाइसिस, दूसरा है कैपिंग ऑफ एपिफाइसिस, तीसरा है फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस, चौथा जो है अपीयरेंस ऑफ अडक्टर सिस्मोइड ऑफ द थंब. अडक्टर सिस्मोइड जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, तब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट, ईगोसेंट्रिज्म इज सीन इन व्हाट, तो इसमें लिखा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें ईगोसेंट्रिज्म दिखाई देता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है, अगर हम इसे ऑर्थोडोंटिक के साथ लिंक करें क्वेश्चन को, देन ईगोसेंट्रिक मीन्स कि चाइल्ड विल थिंक अबाउट ओनली देयर ओन फीलिंग्स एंड कंफर्ट एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर व्यू पॉइंट. ना ही वो पेरेंट्स का व्यू पॉइंट समझ पा रहा है, ना ही वो डेंटिस्ट का व्यू पॉइंट समझ पा रहा है, ना ही वो फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीटमेंट का व्यू पॉइंट समझ पा रहा है. ठीक है, उसको सिर्फ लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए मुझे हर्ट कर रही है अभी, तो ये दांत मेरे को यहाँ पे दिक्कत दे रहा है तो ये ट्रीटमेंट ख़राब है, मतलब अभी ये मेरे को कुछ कर रहे हैं, मेरे से दर्द हो रही है तो ये ट्रीटमेंट ख़राब है. इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म. ठीक है, मतलब चाइल्ड फियर इट इज़ लिंक्ड टू हिम बिफोर द ट्रीटमेंट, दैट इज़ ईगोसेंट्रिज्म. नाउ इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू, योर पेशेंस, योर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, योर discomfort management, how you manage that child. All right. Next, object permanence is seen in which stage? Object permanence is seen in sensory motor stage. There are various stages given by different people. First is by Mahlers, second is by Feuds, third is by Paget's and fourth is by Erikson theory. ठीक है, तो हम इसमें Paget's जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं. बर्थ टू 2 ईयर सेंसोरी मोटर बच्चा जो है वो अपना ठीक कर रहा होता है, मतलब एक्सपीरियंस कर रहा होता है वर्ल्ड, पूरी दुनिया को थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस. ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें एक चीज़ आती है, दैट इज़ बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट इज़ डिसअपीयर्ड. ठीक है, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है. ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि कोई चीज़ है उसके पास जुड़ाव हो जाता है. ठीक है, अभी क्लिंगी होता है बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज पे. 2 to 7 ईयर्स में द चाइल्ड इज़ प्री ऑपरेशनल.
मतलब सेवरल थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स और इमेजेस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्री कंसेप्चुअल पीरियड जो कि 2 से 4 साल में आता है, और इंट्यूटिव पीरियड मतलब वो पहले कंसेप्ट बना रहा है 2 से 4 साल के बीच में, और खुद की इंट्यूशन उसकी जागती है 4 से 7 साल के बीच में। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि प्रिटेंड प्ले शुरू करना देता है बच्चा, कि गुड़िया से साथ खेलने स्टार्ट कर देगा, गाड़ी में साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। ईगो सेंट्रिज्म आ जाएगी। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है कि खुद को सेंटर में रख के दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे को कोई दिक्कत है तो मेरे को दिक्कत है। दैट इज़ ईगो सेंट्रिज्म। ये 2 से 7 साल के बीच में होता है। एंड देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ बिटवीन 2 to 7 years इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। देन फ्रॉम 7 to 11 years, 7 से 11 साल में देयर इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड। वो अपनी थिंकिंग बनाना शुरू कर देता है। कंजर्वेटिव हो जाता है बच्चा 7 से 11 साल के बीच में, अपनी चीज़ें संभाल के रखना शुरू कर देगा। मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, बच्चा ऐड और सब्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा, एडिशन शुरू कर देगा। ठीक है, 12 से अडल्टहुड के बीच में फॉर्मल ऑपरेशंस विल बी देयर विल बी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेसिंग विल बी ट्रू। उसके बाद ये लॉजिक लगा पाएगा और रीजनिंग दे पाएगा बच्चा। दिस वॉज द पिएजेट्स जो भी उसने थ्योरी दी थी इसकी चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेजेस के लिए। इसके बाद आई थी महलर्स, मतलब महलर आई थी। महलर में क्या था, 3 स्टेजेस थी, डिफरेंशिएशन, प्रैक्टिसिंग और कंसोलिडेशन। इसके बाद नहीं, मतलब इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं इसको। डिफरेंशिएशन 0 to 1, 2 में 2 साल पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा और तीसरे साल में उसकी कंसोलिडेशन कर देगा। ठीक है, जो फ्यूड्स थी, फ्रूट्स वाली में, उसमें सबसे पहली स्टेज दी थी 0 to 1 में, उसे ओरल खाने से मज़ा आता है। सेकंड में 2 साल का होता है तो एनल्स पास करने से मज़ा आता है, पास ऑन करने से मज़ा आता है, बाहर डिफिकेट करने से मज़ा आएगा। 4 से 5 स्टेज में वो अपनी फिंगर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज़ फैलिक स्टेज। 6 से 12 साल में लेटेंसी होती है, और फ्यूड्स की 13 to 18 years जो टीन एज होती है उसमें वो कहता है कि दैट इज़ अ जेनाइटल स्टेज। ठीक है, इसके बाद एरिक्सन थ्योरी है। फर्स्ट स्टेज आती है 0 to 1, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा हर एक पे ट्रस्ट नहीं करेगा, माँ के पास रहेगा, ठीक है, दूसरे लोगों के पास नहीं जाएगा, डर लगेगा उसे। 2 से 3 साल में ऑटोनॉमी, खुद क्या है वो, ठीक है, वो लड़का है, लड़की है, शेम है, डाउट है, वो सारी चीज़ें 2 से 3 साल के बीच में डेवलप करती हैं। 4 से 5 साल में उसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने गलती की है। ये 4 से 5 साल में उसको डेवलप होता है बच्चे का, एरिक्सन के हिसाब से। 6 to 12 years में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, अगर उसे कुछ काम करने नहीं दिया जाएगा तो उसे इन्फीरियर लगेगा। ठीक है, चाहे वो काम उसे आता भी नहीं है, लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं, उसे देख रहा है काम को, वो करना चाहता है उस काम को, वो उस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, वो उस जगह पे काम करना चाहता है, लेकिन उसको नहीं करने दिया जा रहा है कि ये बोल के कि तू छोटा है। ठीक है, तो उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगना शुरू हो जाता है। 13 to 18 years ऑफ एज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। 13 to 18 years ऑफ एज में वो खुद की आइडेंटिटी बना रहा है और खुद का रोल डिसाइड कर रहा है कि मुझे इस समाज में क्या करना है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ठीक है, दैट वाज गिवन बाय एरिक्सन। नेक्स्ट, डायग्नोडेंट वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर एंड यूजेस व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो, डायग्नोडेंट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1998। डायग्नोडेंट, ठीक है, डेंट से 8 याद रखना है, और ये 655 नैनोमीटर ऑफ लाइट यूज़ करता है। ठीक है, डायग्नोडेंट 1998, 655 नैनोमीटर। नेक्स्ट, रूरल हेल्थ स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो 1977 में रूरल हेल्थ स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। In 1977, the government of India launched a rural health scheme based upon the principle of placing the people's health in the people's hand. ठीक है, लोगों की हेल्थ लोगों के भरोसे छोड़ दी इन्होंने 1977 रूरल हेल्थ स्कीम के बेसिस पर। ऑल्सो नोन एज द न्यू स्कीम, दैट इज NRHM स्कीम. It was launched on 12th April 2005 to provide affordable, accessible, quality health care to the rural population, especially in the vulnerable groups. NRHM, it seeks profitable, equitable, affordable, qualitative health care in all the rural population, especially in the vulnerable groups. Next is, which of the following is not an advantage of single unit implant over 2 unit implant? तो पहले single unit implant का advantage पढ़ लेते हैं over 2 unit implant. सिंगल यूनिट इम्प्लांट का सिंपल प्रोसीजर होता है, इट इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स प्रोसीजर. सिंगल यूनिट इम्प्लांट की कॉस्ट भी कम लगेगी. सिंगल यूनिट इम्प्लांट में पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड टॉर्क. और सिंगल यूनिट इम्प्लांट का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है दैट इज़ लेस दैन दैट ऑफ 2 यूनिट इम्प्लांट. ठीक है,
यही ऑप्शन गलत दिया हुआ है कि सिंगल यूनिट इम्प्लांट का इन्होंने कहा है कि बेटर एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन इट इज़ हैविंग अ लेस एडवांटेज. ट्रू स्टेटमेंट इज द सिंगल यूनिट इम्प्लांट over 2 unit implant is having less mechanical advantage. All right, a single unit implant will have less mechanical advantage than 2 splinted implants. This increases the mechanical advantages in 2 units can be due to the increased surface area. 2 यूनिट इम्प्लांट है तो इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से टॉर्क भी कम लगेगी, मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज कर जाएगा. अगर सिंगल यूनिट इम्प्लांट है तो टॉर्क ज़्यादा लगेगी, टूथ अपनी रोटेशन अपनी एक्सिस में रोटेट कर सकता है और ये रूट जो है वो या फिर इम्प्लांट जो है वो इजीली डिसलॉज कर जाएगा कुछ सालों के बाद ड्यू टू रिजॉर्प्शन. दैट इज़ ड्यू टू द मैकेनिकल डिसएडवांटेज सिंगल यूनिट इम्प्लांट का. थर्ड इज इंक्रीज बोन टू इम्प्लांट कॉन्टैक्ट एंड बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन डबल यूनिट इम्प्लांट. ठीक है, डबल यूनिट इम्प्लांट में इंक्रीज बोन टू इम्प्लांट कॉन्टैक्ट हो जाता है तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा यूनिफॉर्म हो पाती है, ज़्यादा बेटर हो पाती है. सो दैट इज़ बेटर रादर देन सिंगल यूनिट इम्प्लांट. नेक्स्ट, composition of tetracline is what? Tetracline is considered of 1% डॉक्सीसाइक्लिन. ठीक है, टेट्रा जो क्लीन है उसके अंदर 1% डॉक्सीसाइक्लिन प्रेजेंट होता है. दैट इज़ 50 मिलीग्राम पर 5 ml प्रेजेंट होगा. अगर 5 ml की हमारे पास जो बोतलें होती हैं उसमें 50 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन इज प्रेजेंट. दैट इज़ 1%. नेक्स्ट, द क्लोजर ऑफ मेटोपिक सूचर्स अकर्स इन विच मंथ? क्लोजर ऑफ मेटोपिक सूचर्स जो हैं वो अकर करते हैं इन 9 months. ऑलराइट, नॉर्मली द क्लोजर और फ्यूजन ऑफ मेटोपिक सूचर टू फॉर्म अ सिंगल फ्रंटल बोन अकर्स विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बेबी. ठीक है, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है उसमें मेटोपिक सूचर्स क्लोज कर जाते हैं. Metopic suture is the simple midline suture between the two halves of the frontal bone. It runs from region nose bridge to the anterior frontanel and it is present in infants and newborns. It normally fuses before the age of 1 year and presence of metopic suture in adults, it is known as metopism. ठीक है, अगर अर्लियर फ्यूजन हो जाती है मेटोपिक सूचर की फर्स्ट 3 months के अंदर ही तो दैट इज़ नोन एज ट्राइगोनोसिफेली. ऑलराइट, ये बेसिकली फाइब्रस जॉइंट होता है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट फ्रंटल बोन्स ऑफ द स्कल इन इन्फेंट्स. और नॉर्मली ये वाला सूचर मेटोपिक सूचर पहले साल के अंदर ही क्लोज कर जाता है. ऑल्सो नो दैट द ब्रेन एंड द क्रेनियल वॉल्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ एडल्ट साइज इन अबाउट 4 years. जितना क्रेनियल वॉल्ट चाहिए उसका 80% जो है वो लगभग पहले 4 साल में डेवलप कर जाता है. ब्रेन एंड क्रेनियल वॉल्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ अडल्ट साइज इज़ बाय द एज ऑफ 10 years. 10 साल तक लगभग 95% पूरा जो वॉल्ट है प्लस ब्रेन वो डेवलप कर जाता है. ग्रोथ सेसेशन ऑफ द क्रेनियल सैजिटल सूचर्स टिपिकली बिगिन एट द एज ऑफ अबाउट 25 years. सैजिटल सूचर जो हैं उनका जो फ्यूजन है वो 25 years पे बिगिन करता है. ठीक है, एंड ग्रोथ सेसेशन ऑफ क्रेनियल कॉर्नल सूचर्स दे टिपिकली बिगिन फ्रॉम द एज ऑफ 27 to 28 years. दैट इज़ 2 से 3 साल ज़्यादा सैजिटल सूचर से जो है वो क्रेनियल सूचर्स बंद होते हैं. ठीक, सबसे पहले हमारे पास मेटोपिक सूचर बंद होंगे, फिर ब्रेन और क्रेनियल वॉल्ट जो अपनी साइज़ इंक्रीज़ करता रहेगा. 10 साल तक 95% जो ब्रेन का साइज़ है और क्रेनियल वॉल्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. फिर 25 साल पे बंदा जो है उसके सैजिटल सूचर जो है वो क्लोज़ करना शुरू करते हैं और 27 से 28 साल में उसके क्रेनियल सूचर क्लोज़ करना शुरू करते हैं. नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द एडवांटेजेस ऑफ अपाइकली पोजिशन फ्लैप इज़ व्हाट? देखो, अपाइकली पोजिशन फ्लैप अगर हम रेज कर रहे हैं तो वी हैव अ गोल ऑफ रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ द पॉकेट. Apically positioned flap or apically displaced flap, it reduces or eliminates the pocket depth by apically positioning the soft tissue wall of the pocket. ये straight up statement है, ठीक है, बुक से.